नमस्ते दोस्तों, कटारिया संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से जो हम लोग संस्कृत पढ़ रहे थे, अब उसकी प्रक्रिया को आप आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, पॉइंट रहेगा हमारा, और वो होगा संज्ञा प्रकरण। कौन सा रहेगा दोस्तों? संज्ञा प्रकरण। ठीक है दोस्तों, तो आज का पॉइंट है हमारे पास में संज्ञा प्रकरण। अब देखिए दोस्तों, संज्ञा प्रकरण जो है, इसके अंदर रीड से संबंधित हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन 4 नंबर के आते हैं। इसमें से हमारे पास में सूत्र पूछे जाते हैं और वो सूत्र किस तरीके के होंगे, कैसे होंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसका अध्ययन करते हैं और इसको सीखते भी हैं। और कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, संज्ञा प्रकरण। अब संज्ञा प्रकरण के अंदर सबसे पहले हम लोग प्रारंभ करते हैं इत संज्ञा प्रकरण। इत संज्ञा प्रकरण। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम हम लोग टॉपिक लेते हैं इत संज्ञा प्रकरण। अब देखिए दोस्तों, इत पहला पॉइंट निकल कर क्या है हमारे पास में, इत। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि इत शब्द जहां पर भी लिखा हुआ जाए, इसका मतलब इत संज्ञा की जाती है, ऐसा वहां पर हो, तो अपने को ये सोच लेना है कि इत शब्द का अर्थ अपन लोग क्या निकालेंगे, लोप करना, अर्थात उसको वहां से क्या करेंगे, हटाएंगे, अर्थात हटाना। लोप करेंगे या फिर उसको वहां से हटाएंगे, अर्थात लोप करेंगे, हटाएंगे। इससे संबंधित हमारे पास में कुछ सूत्र आते हैं, उनके बारे में अपन लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, इत संज्ञा जो प्रकरण है, अर्थात इत संज्ञा करने वाले हमारे पास में मुख्यतया 6 सूत्र होते हैं। कितने सूत्र होते हैं दोस्तों? 6 सूत्र होते हैं। अब उन 6 सूत्रों का हम लोग 1 बाय 1 करके एक-एक करके अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। जैसे पहले तो 6 सूत्र कौन से हैं उनके बारे में, जैसे कि पहला सूत्र निकल करके आता है और वो होगा उपदेशे अज नुनासिक इत। ठीक है दोस्तों, पहला सूत्र निकल करके आया उपदेशे अजनुनासिक इत। दूसरा सूत्र होता है और वो होगा हलन्त्यम। ठीक है दोस्तों, दूसरा सूत्र कौन सा आया? हलन्त्यम। तीसरा सूत्र होगा आदिरंगी टू डवह। ठीक है दोस्तों, तीसरा सूत्र है आदिरंगी टू डवह। चौथा सूत्र होगा हमारे पास में चूटू। चौथा सूत्र होगा चूटू। पांचवा होगा शह प्रत्ययस्य, और अंत में होगा हमारे पास में लास्ट का सूत्र होगा ल शय क्व तद्धिते। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इत संज्ञा करने वाले सूत्रों की संख्या 6, और वो 6 सूत्र कौन कौन से हैं? उपदेशे अज अनुनासिक इत, दूसरा है हलन्त्यम, तीसरा है आदिरंगी टू डवह है, चौथा है चूटू, पांचवा है शह प्रत्ययस्य, और छठवां है ल शय क्व तद्धिते। ये जो 6 सूत्र होते हैं, ये 6 सूत्र इत संज्ञा करने वाले होते हैं। अब इन सब सूत्रों से संबंधित हम ये किस तरीके से कार्य करते हैं, अब इनके बारे में हम लोग सामान्य जानकारी रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में जैसे कि ये जो 6 सूत्र निकल करके आए, अब इन 6 सूत्रों का हम 1 बाय 1 करके एक-एक करके इनका अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास में पहला सूत्र निकल करके आया उपदेशे अज अनुनासिक इत। ठीक है दोस्तों, अब देखिए उपदेशे अज अनुनासिक इत, ये इत संज्ञा कैसे करता है, अब उसके बारे में। यदि इस सूत्र को यदि हमें समझना है, तो सबसे पहले इस सूत्र के हमें टुकड़े करने होंगे और टुकड़े करके उनको समझना होगा। जैसे पहला उपदेश, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? उपदेश। उसके बाद में देखो यहाँ पर अवग्रह चिन्ह लगा हुआ है, इस अवग्रह चिन्ह का अर्थ होगा यहाँ पर ए, क्योंकि ऐसे इसका उच्चारण करते हैं। यहाँ पर ज लिखा हुआ है, वो संधि प्रक्रिया के अंतर्गत है, लेकिन यहाँ पे शब्द आएगा च, अर्थात जसर का संधि की हुई है, तो शब्द बन गया अच।
और उसके बाद में देखिए दोस्तों, इसको हम लोग हलन करेंगे तो हमारे पास में आएगा ए और उसके बाद में नू नासिक। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई इसके टुकड़े सूत्र के। अब देखिए ये परिभाषा कहती है कि उपदेश अवस्था में स्थित अच यानी कि स्वर और अनुनासिक अर्थात अनुनासिक वर्णों की इक्त संज्ञा हो जाती है। तो इसकी परिभाषा तैयार हुई कि उपदेश अवस्था में स्थित या विद्यमान अच और अनुनासिक वर्णों की इक्त संज्ञा हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अच का मतलब हो गया स्वर और उसके बाद में है हमारे पास में अनुनासिक। इन दोनों को तो हम पहचान लेंगे, लेकिन ये उपदेश शब्द होता क्या है अब इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए उपदेश कहते हैं उपदेश है आधोचारणम। उपदेश है आधोचारणम। देखिए दोस्तों, यहां पर संधि प्रक्रिया की हुई है आधोचारणम शब्द के अंदर। इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द बन जाएगा आदि धन उच्चारण। ऐसे ये शब्द बन जाता है आधोचारणम। देखिए आदि शब्द जो होता है, इस आदि शब्द का अर्थ होगा प्रारंभ। आदि शब्द का अर्थ होगा प्रारंभ, अर्थात प्रारंभ में यदि क्या हो अच और अनुनासिक वर्ण हो और तथा क्या हो उच्चारण हो रहे हो तो उन वर्णों की कौन सी संज्ञा होगी, उपदेश संज्ञा होती है। ठीक है दोस्तों, तो उपदेश किसे कहते हैं, प्रारंभिक जो वर्ण होंगे उन प्रारंभिक वर्णों को हम लोग जब उच्चारण करेंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, उपदेश। लेकिन दोस्तों इसका एक नियम है, वो नियम है कि ये प्रारंभ में कौन कौन से वर्ण होने चाहिए। तो वहां पर लिखा हुआ मिलता है कि हमारे पास में जैसे कि पाणिनि के द्वारा, कात्यायन जी के द्वारा और पतंजलि के द्वारा लिखे गए जो प्रारंभिक जो वर्ण हैं उन प्रारंभिक वर्णों की ही कौन सी संज्ञा मानेंगे, उपदेश संज्ञा मानेंगे। तो ही हम लोग उसकी कौन सी संज्ञा करेंगे, इक्त संज्ञा करेंगे। अब वो कहां पर हो सकते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर एक सूत्र लिखा हुआ है, सूत्र बताया जाता है और वो होगा धातु सूत्र गणोनादि। धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानु शासनम। धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानु शासनम आगम प्रत्यादेशा। आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। ये इसका एक सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस सूत्र के माध्यम से हम समझते हैं कि ये जो उपदेश है वो कहां कहां होंगे, अर्थात धातुओं में पाणिनि जी के द्वारा, कात्यायन जी के द्वारा और पतंजलि के द्वारा लिखे गए धातु रूप सूत्र गण। देखिए दोस्तों यहाँ पर है गण और ओ की मात्रा लगी हुई है, यानी कि ऊ से ओ की मात्रा बनी है तो ऊणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यय। अर्थात इन वर्णों में, इन वर्णों को आने वाले जो वर्ण होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, उपदेश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दोबारा देखते हैं। धातु सूत्र गण उणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम और प्रत्यय, ये जहां पर भी होंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, उपदेश। अर्थात उन्हें क्या कहेंगे, उपदेश। अब जहां पर ये उपदेश होंगे वहां पर इनकी क्या हो जाएगी, इक्त संज्ञा हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास में पहला सूत्र था उपदेश से अज अनुनासिक इत्, जिसके अंदर हमारे पास में आता है कि उपदेश अवस्था में स्थित अच और अनुनासिक वर्ण की क्या हो जाएगी, इक्त संज्ञा हो जाएगी। उपदेश किसे कहेंगे, आदोचारणम। अर्थात वे वर्ण जो प्रारंभिक विद्यमान हो, अर्थात वे वर्ण अच यानी कि अच और अनुनासिक वर्ण प्रारंभ में यदि विद्यमान हो तो उनकी क्या हो जाएगी, इक्त संज्ञा। अब वो वर्ण कहां पर विद्यमान होंगे, धातुओं में हो सकते हैं, सूत्रों में हो सकते हैं, गण में हो सकते हैं, उणादि पाठ होते हैं उनमें हो सकते हैं, लिंगानुशासन में भी हो सकता है, आगम में भी हो सकता है और प्रत्यय में भी हो सकता है। इन्हीं को ही हम लोग क्या कहेंगे, उपदेश कहते हैं और इन वर्णों की हो जाएगी इक्त संज्ञा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत अब हम लोग
नेक्स्ट अपना सेकंड पॉइंट स्टार्ट करते हैं, अर्थात सेकंड सूत्र स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लिखा था सेकंड नंबर का सूत्र हलंत्यम। अब देखिए दोस्तों, हलंत्यम सूत्र जो है अब वो किस तरीके से कार्य करता है, अब उसके बारे में सीखते हैं। तो सेकंड, अब सेकंड आया हमारे पास में, तो हमारे पास में सेकंड नंबर का सूत्र आता है और सेकंड नंबर का सूत्र होगा हलंत्यम। सेकंड नंबर का सूत्र कौन सा था? हलंत्यम। अब देखिए दोस्तों, ये हलंत्यम जो सूत्र है वो किस तरीके से इत संज्ञा करता है, अब उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। इस सूत्र को समझने के लिए हमको फिर से इस शब्द के टुकड़े करने होंगे। तो देखिए दोस्तों, है और ल, हल, तो ल को हम लोगों ने हलंत कर दिया और उसके बाद में देखिए इसमें से ल में से ए निकला, आगे आधा न, तय और यह मैं, तो शब्द बन गया हलंत्यम। हलंत्यम शब्द का अर्थ होता है अंतिम। हलंत्यम शब्द का अर्थ क्या होगा? अंतिम। अब देखिए दोस्तों, इसकी परिभाषा बन जाती है कि वे उपदेश अवस्था में स्थित वे वर्ण, यानी कि धातु, सूत्र, गण, उणादि, आगम, प्रत्यय, ये शब्द, ठीक है। तो हलंत वर्ण हो, उनका जो कौन सा वर्ण? अंतिम वर्ण। कौन सा वर्ण? अंतिम वर्ण। अर्थात वे वर्ण जिनका अंतिम वर्ण क्या हो? हल हो। हल शब्द का अर्थ क्या होगा? व्यंजन। हल शब्द का अर्थ क्या होगा? व्यंजन। लेकिन अपने को याद रखना है, वो व्यंजन वर्ण जो होंगे वो क्या होंगे? हलंत। व्यंजन वर्ण जो होंगे वो क्या होंगे? हलंत होंगे। तो यदि व्यंजन वर्ण यदि हलंत हो, कौन सा वाला? अंतिम वाला, तो उस वर्ण की हम लोग कौन सी संज्ञा करेंगे? इत संज्ञा करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमारे पास में आया एक शब्द डुक्रिय, एक ऐसा शब्द लिखा हुआ आ गया हमारे पास, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हमारे पास में जैसे कि कोई भी एक ऐसा शब्द लिखा हुआ हो, इस सूत्र के अनुसार, यानी कि हलंत्यम सूत्र के अनुसार हमने परिभाषा क्या कही कि वे वर्ण अर्थात क्या हो? व्यंजन हो। कहां पर लिखे हुए हो? अंत में लिखे हुए हो। तो देखो अंतिम वर्ण को हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण के साथ में यहाँ पर देखिए हलंत वर्ण है। अब व्यंजन वर्ण भी है, हलंत वर्ण भी है, तो इस वर्ण की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। अर्थात इसको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? हटा देंगे। हटा देंगे तो हमारे पास में शब्द क्या बचेगा? डुक्री। इस वर्ण को हम लोगों ने हटा दिया। नेक्स्ट देखिए, जैसे प्रत्यय से संबंधित अपने पास में आता है, जैसे कि शानच, ऐसा शब्द आ गया, ठीक है दोस्तों। श्यानच शब्द आ गया। श्यानच शब्द के अंदर देखिए अंतिम वर्ण के ऊपर चलते हैं। अंतिम वर्ण जो है वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? च। लेकिन देखो च व्यंजन भी है, व्यंजन के साथ में क्या है? हलंत भी है। तो इस वर्ण की हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? इत संज्ञा करेंगे। इत संज्ञा करेंगे तो हमारे पास में शब्द क्या बच जाएगा? शान। शब्द क्या बच जाएगा? शान। ऐसे ही हमारे पास में जैसे कि एक नेक्स्ट धातु और आ जाए, दूधा, ऐसा कर दिया मैंने, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हमारे पास में इस सूत्र के अकॉर्डिंग, अर्थात हम लोग सेकंड सूत्र को उपयोग में ले रहे हैं, इसलिए देखिए हलंत्यम सूत्र के द्वारा अंतिम जो वर्ण है उस अंतिम वर्ण को चेक करेंगे। तो हमारे पास में क्या आया? पै। पै कौन सा वर्ण है? व्यंजन वर्ण। कौन सा वर्ण है? व्यंजन वर्ण। और इसके साथ में देखिए यहाँ पर कौन सा वर्ण आ गया? हलंत वर्ण आ गया। तो इस वर्ण की क्या करेंगे? इत संज्ञा। इत संज्ञा करेंगे तो हमारे पास में क्या शेष रहेगा? दूधा। क्या शेष रहेगा? दूधा। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, इत संज्ञा प्रकरण के अंदर आने वाला सेकंड नंबर का सूत्र, अर्थात वे वर्ण जो अंत में क्या हो? हल हो और साथ में हलंत हो, तो उस वर्ण की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे पास में सेकंड नंबर का सूत्र कार्य करता है। अब देखिए दोस्तों, हम सभी वर्णों की इत संज्ञा नहीं कर सकते, अर्थात इनमें से एक ऐसा नियम चलता है, उस नियम के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो उस सूत्र के अकॉर्डिंग आने वाले जो वो वर्ण होंगे उन वर्णों की इत संज्ञा नहीं होती है। बाकी के जितने भी व्यंजन लिखे हुए हैं उन सभी व्यंजन वर्णों की इत संज्ञा हो जाती है। अर्थात हमको कहां पर उनकी इत संज्ञा नहीं करनी है, अब उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास में इससे संबंधित इसका एक, मान लीजिए इसका एक सूत्र चलता है और वो सूत्र होगा न विभक्तो तूष्मा। न विभक्तो
तूष्म। ठीक है दोस्तों, यहां पर यह सूत्र कहता है न का मतलब नहीं, विभक्तों का मतलब हो गया विभक्ति बनाते हैं तब, विभक्तो शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, विभक्ति बनाते हैं तब, उस समय। देखो तू शब्द लिखा हुआ है, इसका अर्थ निकालेंगे हम लोग तय वर्ग। क्या निकालेंगे, तय वर्ग। इसके आगे देखिए हमारे पास में स लिखा हुआ है, आधा स है, इसका मतलब यह हो गया कि आधा स। उसके बाद में लिखा हुआ है माँ में से सिर्फ अपन लोग मैं लेंगे, इसको हलन करेंगे, अर्थात हमारे पास में शब्द क्या आ गया यहाँ पर मैं। अर्थात जब हम लोग विभक्ति बनाते हैं तो विभक्ति बनाते समय में तय वर्ग का यदि कोई सा भी वर्ण हो, या फिर स लिखा हुआ हो, या फिर मैं लिखा हुआ हो, तो कभी भी उनकी इत् संज्ञा नहीं होती है। अर्थात यहाँ पर इत् संज्ञा का क्या किया गया, निषेध किया गया है। अर्थात उन्होंने कहा है कि इस सूत्र के द्वारा विभक्तियों के अंदर आने वाले तय वर्ग स और मैं वर्ण की कभी भी इत् संज्ञा नहीं होती है। देखो स पूरा नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर भी, उन्होंने पहले से सिद्ध कर दिया कि स कैसा होगा, आधा, यानी कि वहां पर स वर्ण भी आधा लिखा हुआ होगा, तो उन वर्णों की इत् संज्ञा नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास में सेकंड नंबर का जो सूत्र है वो कार्य करता है। अब इसके आगे हम लोग लेते हैं थर्ड नंबर का सूत्र, और वो थर्ड नंबर का सूत्र था हमारे पास में आदि। थर्ड नंबर का सूत्र था हमारे पास में आदिरंगी टू डवह। ठीक है दोस्तों, आदिरंगी टू डवह। अब देखिए दोस्तों ये सूत्र किस तरीके से कार्य करेगा। अर्थात देखो सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ मिला आदि, और आदि शब्द का अर्थ होता है प्रारंभ। आदि शब्द का अर्थ क्या होता है, प्रारंभ। अब देखिए दोस्तों आदि शब्द का अर्थ हुआ प्रारंभ। फिर आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये शब्द, क्या लिखा हुआ है, ये। उसके बाद में लिखा हुआ है हमारे पास में टू, फिर उसके बाद में लिखा हुआ है ड। अर्थात इन वर्णों की, अर्थात यदि ये वर्ण कहां पर लिखे हुए मिल जाए, प्रारंभ में, ये तीन वर्ण कहां पर लिखे हुए मिल जाए, प्रारंभ में, तो इन वर्णों की क्या कर दी जाएगी, इत् संज्ञा कर दी जाती है। जैसे हमारे पास में शब्द बनता है ये भी, ऐसा शब्द आ गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये भी ऐसा शब्द लिखा हुआ है, तो ये कहता है कि आदिरंगी टू डवह है, अर्थात प्रारंभ में यदि इन तीनों वर्णों से कोई वर्ण प्रारंभ होता है तो उस वर्ण की क्या करेंगे, इत् संज्ञा। देखिए दोस्तों ये से प्रारंभ हो रहा है, तो इसकी हम लोगों ने क्या कर दी, इत् संज्ञा। तो हमारे पास में क्या शेष रहेगा, बी शब्द शेष रहेगा। ठीक है दोस्तों, अर्थात बी धातु शेष रहेगी। नेक्स्ट देखिए अपने पास में आ गया टू, तो मैंने शब्द लिखा टू नदी, ऐसा शब्द लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये टू नदी ये शब्द है हमारे पास में, लेकिन ये प्रारंभ किससे हो रहा है, टू से प्रारंभ हो रहा है। टू से प्रारंभ हो रहा है, तो इस टू की क्या करेंगे, इत् संज्ञा करेंगे, तो हमारे पास में शब्द क्या शेष रहेगा, नदी शब्द शेष रहेगा। ऐसे ही जैसे कि टू डवा है, यानी कि डै, अपने पास में आ गया डपा, ऐसा शब्द आ गया डपा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यह जो शब्द है, यह शब्द प्रारंभ किससे हो रहा है, डै से, तो इसकी भी इत् संज्ञा करेंगे, तो हमारे पास में कौन सी धातु शेष रहेगी, पा धातु शेष रहेगी। देखिए दोस्तों तीसरे नंबर का जो इत् संज्ञा करने वाला सूत्र आया वो था आदिरंगी टू डवह। अर्थात यदि प्रारंभ में ये तीन वर्ण लिखे हुए हो तो इन वर्णों की इत् संज्ञा कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास में तीन सूत्र निकल करके आए। अब इस प्रक्रिया में, इस इत् संज्ञा के प्रसंग में हम आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास में नेक्स्ट सूत्र निकल करके आता है, और वो होगा नेक्स्ट सूत्र था हमारे पास में चू टू। नेक्स्ट सूत्र है चू टू। देखिए दोस्तों ये सूत्र क्या कहते हैं, देखिए दोस्तों सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है चू। चू शब्द का अर्थ क्या होगा,
चय वर्ग। चू शब्द का अर्थ क्या होगा? चय वर्ग। उसके बाद में आता है यहाँ पर टू। टू का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? टय वर्ग। टू का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? टय वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए चय वर्ग से प्रारंभ होने वाले या फिर टय वर्ग से प्रारंभ होने वाले जो वर्ण होंगे उन वर्णों की क्या कर दी जाएगी? इक्त संज्ञा कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहां पर वो कहते हैं कि चय वर्ग से और टय वर्ग से प्रारंभ होने वाले जो शब्द होंगे उन शब्दों में से, जैसे कि टय वर्ग का कोई भी वर्ण हो और चाहे चय वर्ग का कोई भी वर्ण हो या फिर टय वर्ग का कोई भी वर्ण हो, तो उसकी क्या कर दी जाएगी? इक्त संज्ञा कर दी जाती है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे कि मैंने शब्द लिखा चाप। शब्द क्या लिखा? चाप। यानी कि ये जो चाप शब्द है, ये चाप शब्द प्रारंभ किससे हो रहा है? चय वर्ग से। तो इस चय की हम लोग क्या करेंगे? इक्त संज्ञा कर देंगे। इक्त संज्ञा करेंगे तो देखो इसमें से छुपी हुई जो मात्रा है वो क्या है? आ, और उसके बाद में शेष क्या रह जाएगा? पै। देखिए दोस्तों, पै भी क्या है? हलंत है। और कौन सा वर्ण है? व्यंजन वर्ण है। अर्थात व्यंजन वर्ण हो और हलंत हो तो कौन से सूत्र के द्वारा? हलंतन सूत्र के द्वारा उसकी भी क्या कर दी जाएगी? इक्त संज्ञा कर दी जाएगी। तो इसमें हमारे पास में क्या शेष रहेगा? आ शेष रहेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे कि हमारे पास में आ गया दाप। ऐसा कोई शब्द निकाल लिया हम लोगों ने। अब देखिए यहां पर दाप शब्द जो लिखा हुआ है, अब प्रारंभ किससे हो रहा है? डैश से। डैश से प्रारंभ हो रहा है तो इस वर्ण की क्या करेंगे? इक्त संज्ञा। इक्त संज्ञा करेंगे तो हमारे पास में देखो डै की इक्त संज्ञा कर दी तो शब्द क्या शेष रहा? आ, और उसके बाद में पै। देखो दोस्तों, वही कहानी आप यहाँ पर रिवाइज हो रही है। पै आ गया। पै वर्ण क्या है? व्यंजन। व्यंजन के साथ में देखो क्या लिखा हुआ है? यानी हलंत लगा हुआ है। अर्थात व्यंजन हो और हलंत हो तो उस वर्ण की भी क्या हो जाएगी? इक्त संज्ञा। कौन से सूत्र के द्वारा? हलंत्यम सूत्र के द्वारा। तो इसकी भी इक्त संज्ञा करेंगे तो फिर क्या शेष रहेगा? आ शब्द शेष रह जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास में इक्त संज्ञा करने वाले 4 सूत्र निकल करके आते हैं जो अपना अलग अलग कार्य करते हैं। अब इसके बाद में 5वें नंबर का जो सूत्र है, अब उनके बारे में हम लोग चर्चा करें और वो होगा शह प्रत्ययस्य। कौन सा सूत्र होगा? शह प्रत्ययस्य। अर्थात यह सूत्र कहता है कि वे वर्ण जो कहां से प्रारंभ हो रहा हो? श से प्रारंभ हो रहा हो तो इस श की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? इक्त संज्ञा हो जाती है। जैसे अपने पास में एक शब्द आया स और फ, ऐसा शब्द आ गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि श और फ हमारे पास में लिखा हुआ है। अब ये जो वर्ण है, ये वर्ण प्रारंभ किससे हो रहा है? स से प्रारंभ हो रहा है। तो इस वर्ण की क्या करेंगे? इक्त संज्ञा। इक्त संज्ञा करेंगे तो हमारे पास में क्या शेष रहेगा? फ शब्द शेष रहता है। तो देखिए दोस्तों, सेकंड वाला सूत्र है स से प्रारंभ होने वाले जो भी वर्ण होंगे उन वर्णों की क्या कर दी जाएगी? इक्त संज्ञा। तो हमारे पास में जो भी वर्ण आगे रहेगा वो शेष रह जाता है। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में लास्ट सूत्र और वो होगा लय शय क्व तद्धिते। लय शय क्व तद्धिते। अर्थात अपने पास में यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ गया लय शय क्व तद्धिते। अर्थात यहाँ पर वो कहते हैं कि जब लय, अर्थात यदि कोई भी वर्ण, कोई भी शब्द यदि लय से प्रारंभ हो या फिर स से प्रारंभ हो या फिर कैसे प्रारंभ हो तो उन वर्णों की क्या हो जाएगी? इक्त संज्ञा हो जाती है। तो बस देखिए दोस्तों, लय शय क्व तद्धिते, ये जो सूत्र है, ये सूत्र कार्य करता है कि जहां पर अर्थात वे पद जो प्रारंभ में लय से प्रारंभ हो रहा हो, स से प्रारंभ हो रहा हो या फिर कैसे प्रारंभ हो रहा हो तो उन वर्णों की इक्त संज्ञा हो जाती है। आगे देखो दोस्तों, लिखा हुआ है तद्धिते। तद्धित प्रत्यय के अलावा। कौन से प्रत्यय के अलावा? तद्धित प्रत्यय के अलावा। अर्थात तद्धित प्रत्यय को छोड़कर यदि कोई वर्ण या कोई प्रत्यय लय से, स से, कैसे प्रारंभ होता है तो उनकी इक्त संज्ञा हो जाती है। जैसे लय,
कौन सा प्रत्यय हो गया? लैप प्रत्यय। अर्थात ये जो प्रत्यय है ये प्रारंभ किससे हो रहा है? लै से। लै से प्रारंभ हो रहा है तो इस वर्ण की क्या करेंगे? इत संज्ञा। अंतिम वर्ण देखिए क्या लिखा हुआ है? पै। पै वर्ण क्या है? हलंत। तो इस वर्ण की भी क्या करेंगे? इत संज्ञा। तो फिर क्या शेष रहेगा? यह। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, अपने पास में एक प्रत्यय पहले भी हम लोगों ने लिया था जैसे कि शानच। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में शब्द आया, यानी कि ये जो प्रत्यय है ये प्रत्यय प्रारंभ किससे हो रहा है? सै से। सै से प्रारंभ होगा तो फिर क्या करेंगे? इसकी इत संज्ञा। इत संज्ञा करेंगे तो देखिए दोस्तों इसमें से क्या शेष रहा? आ, न और उसके बाद में चय। अब चय की भी यहाँ पर क्या करेंगे? इत संज्ञा। क्यों? क्योंकि ये चय वर्ण क्या है? हलंत और इसके बाद में क्या आ गया? व्यंजन वर्ण, और व्यंजन वर्ण और हलंत होने के कारण इसकी भी इत संज्ञा। तो फिर क्या शब्द शेष रह जाएगा? आन शब्द शेष रह जाता है। ऐसे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आता है हमारे पास में कत्वा। त्वतु। ये जो प्रत्यय होते हैं इन प्रत्ययों का प्रारंभ भी कहां से हो रहा है? कैसे प्रारंभ हो रहा है? तो इन वर्णों की क्या करेंगे? इत संज्ञा कर देते हैं। कौन से सूत्र के द्वारा? लय शय क्वै तद्धिते सूत्र के द्वारा। तो यदि हम लोग इस सूत्र के द्वारा इत संज्ञा कर देते हैं तो इस प्रकार से हमारे पास में आने वाले इत संज्ञा प्रकरण के कितने सूत्र हो जाते हैं? 6 सूत्र हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो संज्ञा प्रकरण से संबंधित हमारे पास में 6 सूत्र थे और इन 6 सूत्रों को हम लोगों ने 1 बाय 1 करके पढ़ा। ठीक है दोस्तों, यदि ये चैनल आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो अपने साथियों तक पहुंचा पाए और उनको भी ये जो संस्कृत की क्लास ले रहे हैं इनकी क्लास का भी वो फायदा उठा पाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।